लास्ट क्लास जो थी हम लोगों की उसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और अगर आपके पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होल्ड होता है, राइट। तो अभी आज उस पर थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है जिसमें आप इस तरीके का करोगे कि अरे ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो मेरे को तो बस और बाकी सवाल बन जाएंगे, बराबर। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें ऐसा रहता है कि आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखना पड़ता है। हर सवाल पुराने सवाल से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एटीट्यूड मत रखना कि सिर्फ रट लेते हैं, रट के काम बन जाएगा, वो नहीं होगा रट के काम। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करो। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लेती जाती हूँ, उनके वाया हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल का सवाल आता है तो किस तरीके का आएगा। जैसे एक मिनट पहले वाइट बैकग्राउंड हटा लेते हैं, ब्लैक में आ जाते हैं। चलो, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। पहले डायग्राम मैं एक तुम्हारे सामने बना देती हूँ। ये मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, एक यहाँ कंसिडर किया C, एक यहाँ कंसिडर किया D। ये पॉइंट लेट से O है। ऊपर की तरफ आप लोगों के पास एक रे गई जिसका नाम था OQ। फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे की तरफ हमने एक और रे भेज दी, ठीक है, इसका नाम हो गया यहाँ पे आप लोगों का E। फिर यहाँ पर एक और चली गई और इसका नाम यहाँ पे हो गया P। और उसके अलावा इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट भी लेकर आ गए, यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया B, बराबर। अच्छा, अब इसमें देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है तुम्हें। ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री का दिया है, बाजू वाला एंगल आपको B डिग्री का दिया है, ये वाला एंगल आपको A डिग्री का दिया है, ये वाला एंगल आपको 20 डिग्री का दिया है। आपको एक्चुअल में D यूज़ करके मेजर नहीं करना है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है, वो मेजर करने के बारे में सोचना भी मत, बराबर। वो दिया है सो दिया है। अच्छा, और एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे और गिवन दी हुई है, वो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दी हुई है कि A:B इसका रेशो आपको दिया है 1:3। लास्ट क्लास में मैंने तुमको रेशो के ऊपर एक अच्छा खासा प्रवचन दिया था कि भाई रेशो का कंसेप्ट आखिर होता क्या है, ठीक है, बराबर। वो मैंने अच्छा खासा आपको एक प्रवचन दिया है, तो आई थिंक वो प्रवचन तुम्हें याद होगा। अब इसमें तुम्हें टू फाइंड देखो क्या क्या करना है। क्वेश्चन में कुछ और भी चीज़ें टू फाइंड करने को दी जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो टू फाइंड करने को दे रही हूँ वही टू फाइंड आपको वहाँ पर भी है। तो फॉर एग्जांपल आपसे एंगल BOC पूछा जा सकता है, एंगल BOD पूछा जा सकता है और आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POD पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझते हैं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको हमें कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आपको A:B का जो रेशो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 1:3। सबसे ज़रूरी चीज़, कभी भी रेशो में नहीं काम करना है। मैंने पहले ही कल कहा था, हमेशा जब भी आपको रेशो वाला सवाल देखने को मिले तो आप सबसे पहले भाग खड़े हो कॉमन फैक्टर की तरफ। यानी कि आपको गिवन में दिया है कि A/B की वैल्यू होती है 1/3, ये आपको जो दिया है ये आपका गिवन है। आप सबसे पहले इसको हटाओ रेशो वाले फॉर्मेट से और इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर आओ। लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट में लाना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट कॉमन फैक्टर बी x। अब मैंने यहाँ पे x लिया है, तुम x की जगह कुछ और भी क्वांटिटी ले सकते थे। कॉमन फैक्टर लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जो a है उसको आप 1 नहीं कहोगे, उसको 1x कहोगे, और जो b है उसको 3 नहीं कहोगे, उसको 3x कहोगे। ये हो गई पहली स्टेप कि हमें जो गिवन दिया है उस गिवन डेटा से हम क्या जानकारी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वो जानकारी क्या हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, बिल्कुल। और हमको क्या दिया है, हमको एक एंगल 40 डिग्री का दिया है। कौन सा वाला एंगल 40 डिग्री दिया है, QOD, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया है। दूसरा C, ये वाला एंगल आपको 20 डिग्री दिया है। तो जो गिवन डेटा दिया है उस गिवन डेटा को भी मैंने लिख लिया
कि एंगल क्यू ओ डी ये मेरे पास 40 डिग्री है और दूसरा एंगल पी ओ सी ये मेरे पास कितना डिग्री है, दिस इज 20 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों ही डेटा मेरे पास क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन में। अब जो भी मुझे टू फाइंड करना है, टू फाइंड करने के लिए ऑब्वियस है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि किस तरीके से टू फाइंड करें, क्या स्टेप्स लगाएं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर आपने छोटी क्लासेस में अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर ये सब अगर सुनकर भी रखा है तो उसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट तब लगाए जाते हैं जब लाइंस आप लोगों की क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस दिख रही हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगेंगे। फिर क्या लगेगा? दो ही कंसेप्ट लग सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, या फिर दूसरा कंसेप्ट क्या लग सकता है आप लोगों का यहाँ पर, लीनियर पेयर का। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं लगेगा, खत्म कहानी। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को और कुछ भी नहीं लगाना, यही दो कंसेप्ट लग सकते हैं और कुछ भी नहीं लगेगा। खैर, तो अब कैसे लगाएं? तो देखो, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम इसको भी तो स्ट्रेट कहेंगे, जैसे यहाँ से आए ओ पॉइंट तक पहुँचे और फिर डी पॉइंट पे टर्न हो गए। ये नहीं, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे। आपके पास स्ट्रेट लाइन किस फॉर्मेट की होनी चाहिए? ये इस वाले फॉर्मेट की, ये ऐसी, मतलब जिसके दो अपोजिट तरफ क्या है, एरोज है, और ये इस तरीके से बीच में कोई एंगल क्रिएट होता नहीं मिलना चाहिए। वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलना चाहिए? एकदम सीधी रेखा। ठीक है, आपको क्या मिलना चाहिए? एकदम सीधी रेखा। खैर, तो यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या आपको? हाँ, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। एक है ए बी, देखो ध्यान से देखो, एक है आप लोगों का ए बी, ठीक है, और दूसरी आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे, सी डी। ये दो स्ट्रेट लाइन्स आपके पास हैं। इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से मैं कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन को चूज करूं, ये अब आपको सोचना है। अगर मैं ए बी स्ट्रेट लाइन को चूज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ए बी को एज माई स्ट्रेट लाइन कंसिडर करती हूँ, तो आप मुझे एक बात देखकर बताओ, डायग्राम देखकर बताओ कि ए बी के ऊपर कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको। ए बी के ऊपर, ठीक है, अपर साइड में इस तरफ से आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? आप कहोगे 3, एक ये और एक मैडम जो आपको नहीं दिया। बराबर मैं कह रही हूँ, 3 दिख रहे हैं, बराबर, अच्छा 3 दिख रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं नीचे से देखती हूँ ए बी लाइन के, तो अगेन मुझे 3 एंगल्स दिख रहे हैं। एक ए जो मुझे नहीं पता, एक 20 और एक जो मुझको दिया ही नहीं है। बराबर, अच्छा कोई बात नहीं, अब क्या करें? ओके, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, दूसरी लाइन को एनालाइज करते हैं। दूसरी लाइन का जब एनालिसिस किया तो क्या आपके पास एक और कोई स्ट्रेट लाइन है क्या? बिल्कुल, ये देखो सी डी, ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है। इस सी डी स्ट्रेट लाइन के आप ऊपर देखो, आपको कितने एंगल्स मिल रहे हैं? 4, और चारों ही आपको दिए हुए हैं। एक की वैल्यू 20, दूसरे की वैल्यू 8, तीसरे की वैल्यू B और चौथे की वैल्यू 40। तो मैं सी डी को एज माई स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूंगी और सी डी के ऊपर मैं क्या लगा दूंगी? कंसेप्ट लगा दूंगी। कौन सा वाला कंसेप्ट लगा दूंगी? लीनियर पेयर का। ठीक है, सी डी के ऊपर आपको टोटल कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 4। अगर 3 होते तो 3, 2 होते तो 2, 10 होते तो 10, टोटल जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं सारे एंगल्स का एडिशन बराबर कितना? 180। यही होता है आपका लीनियर पेयर, क्योंकि सी डी आप लोगों की क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या कहता है? उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे कोई भी एक साइड आप चूज करिए। मैंने ऊपर वाली चूज की है, नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है तो क्यों चूज करूं? ऊपर में जितनी भी एंगल्स दिए हैं सबका एडिशन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 4। पहले चारों के नाम लिखो। पहले एंगल का नाम क्या है बताओ? जो एंगल आपको 20 डिग्री का दिख रहा है उसका नाम क्या है? POC। ठीक है, POC। तो क्या लिखेंगे? एंगल POC। जो एंगल ए का है, ए डिग्री का, वो इसका नाम क्या है? POA। प्लस जो एंगल आपको बी का दिख रहा है, बी वाली वैल्यू का, उसका नाम क्या है? AOQ। ठीक है, और वैसे ही जो चौथा एंगल है मैंने उसका नाम देख लिया है, तो एंगल QOD। इन चारों को ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आ जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। बराबर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में से वैल्यूज पुट करनी है। POC ये आपको कितना दिया है? 20।
ये कितना दिया है ए, ये कितना दिया है बी, ये कितना दिया है 40 और ये इक्वल टू 180। तुम अगर थोड़ी भी मैथ्स जानते हो तो इतना तो तुमको पता होगा कि हम इनको ऐड कर लेंगे और ऐड करके 180 को 60 के पास ले जाएंगे, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा 180 माइनस 60। अच्छा, तो यानी कि यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 120। लेकिन क्या ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप एक ऐसे पॉइंट पर आकर अटक गए हो जहां पे ना तो आपको a पता है ना आपको b पता है। बेसिकली यू हैव वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। तो याद रखना, जितने अननोन होते हैं ना, इक्वेशंस भी उतनी ही होनी चाहिए, तभी सॉल्व किया जा सकता है। अगर a और b या आपके पास दो अननोन है तो आपके पास इक्वेशन भी a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो होनी चाहिए, बट हमारे पास तो एक ही है, हम तो फाइंड नहीं कर सकते, फिर क्या करें? तो क्वेश्चन में देखना कुछ ना कुछ हिंट हमेशा दी हुई होगी इन एनी फॉर्म। अब जैसे मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो क्या हिंट दी हुई है, पढ़ो ऊपर आओ। मैंने a को कितना लिया है 1x और मैंने b को कितना लिया है 3x। तो इन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। इसका मतलब a की जगह मैं 1x लिख सकती हूँ और इसका मतलब मैं b की जगह 3x लिख सकती हूँ, और जो कि किसके बराबर होगा 120 के। और इसका रीज़न हम क्या दे देंगे, फ्रॉम 1। और 1x प्लस 3x कितना हो जाना है 4x हो जाएगा। 4x इक्वल्स टू 120। सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30। ये x की वैल्यू आई, बट क्या मुझे क्वेश्चन में जो 2 फाइंड करने को बोला गया था, क्या उसने मुझे x फाइंड करने को कहा है? क्या नहीं, उसने मुझे कुछ और फाइंड करने को कहा है। क्या फाइंड करने को कहा है? एंगल BOC, एंगल BOD, ये सब चीज़ें फाइंड करनी है ना। BOC फाइंड करना है, BOD फाइंड करना है, बट मेरे को तो x मिल गया। खैर कोई बात नहीं, x मिल गया है ना, तो x से पहले आप a और b निकाल लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 30 है और a अगर 1x है तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 30, यानी कि कितना 30 डिग्री। अगर b की वैल्यू आपकी कितनी है 3x है, बराबर b की वैल्यू कितनी है 3x और x की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 90। यानी कि मुझे a जो कि नहीं दिया था वो मुझे पता चल गया और b जो कि मुझे नहीं दिया था वो मुझे पता चल गया। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आगे, फर्दर के बारे में आपका क्या कहना है। तो देखिए, आगे अगर हम जाएं बढ़ें तो मुझको एंगल BOC ढूंढना है, BOD ढूंढना है। ना तो मुझे BOC की कोई वैल्यू पता है, ना तो मुझे कोई BOD की कोई वैल्यू पता है। तो ऐसे में हम क्या करें? याद रखना, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आप दो ही कंसेप्ट लगा सकते हो, या तो आप लीनियर पेयर के कंसेप्ट लगा सकते हो या तो आप वर्टिकली के कंसेप्ट लगा सकते हो, है ना। फर्दर मैं आपको जो अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ ये वर्टिकली से भी हो सकता है और आप लोगों के लीनियर पेयर से भी हो सकता है। चॉइस आपकी है, आपके दिमाग में आपको क्या क्लिक कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर मैं AB को एक स्ट्रेट लाइन लेती, और यहाँ ऊपर से देखती, ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये ऊपर से होता, तो AB अगर मेरी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुम्हें कितने एंगल्स दिख रहे हैं? एक एंगल ये दिख रहा है, एक एंगल ये दिख रहा है, एक एंगल ये दिख रहा है, टोटल 3 एंगल्स दिख रहे हैं, है ना, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो तीनों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, जिसमें मुझे B पता है, B की वैल्यू आ गई ना, 40 पता है, और एक भले ही नहीं पता वो ढूंढ लेंगे, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली उसी AB लाइन के अगर नीचे मैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाऊं तो मेरे को BOC भी मिल जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट हो सकता है, बट मैं इस क्वेश्चन को वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले कंसेप्ट से करवाऊंगी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट एंगल पे कर रहे हैं, ना कि लीनियर पेयर पे, ठीक है। जब क्वेश्चन हम लोग लीनियर पेयर वाले सीखेंगे तब मैं लीनियर पेयर से भी इस क्वेश्चन को करवा के दिखा दूंगी। खैर, मुझे बस डायग्राम को देख कर ऑब्जर्व करके बताओ कि अगर मुझे BOC फाइंड करने को कहा गया है, क्या फाइंड करने को कहा गया हमको BOC, तो जो BOC है ये एंगल गिवन एंगल्स में से किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। BOC ऊपर के गिवन एंगल्स में से किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्टिकली पढ़ना सिखाया है, तो बताओ कौन होगा। देखो, तुम ये जवाब दोगे कि मैडम A से आप शुरू करिए, A से आप O तक आइए, और A से O तक आने के बाद आप टर्न ले लीजिए D के पास। तो ये जो BOC है और वो जो AOD है,
ये दोनों वर्टिकली हैं। एग्री करते हो? जो BOC है यानी कि ये वाला एंगल और जो AOD है यानी कि ये वाला एंगल, ये आपस में वर्टिकली हैं। एग्री करते हैं? और वर्टिकली एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि आप लोगों का एंगल AOD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एंगल BOC। इसका हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में दे रही हूँ बट तुम्हें पूरा फुल फॉर्म लिखना है। अब ढूंढना क्या है मुझको? BOC। क्या मुझको AOD की वैल्यू पता है? तो देखो डायरेक्टली अगर डायग्राम को देखोगे तो डायरेक्टली तो नहीं पता, हाँ, बट बड़ी बड़ी आंखें भगवान ने हमको दी हैं। ये हमको दिख रहा है कि AOD ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एक उसका टुकड़ा है B और दूसरा टुकड़ा है उसका 40। तो यानी कि मैं AOD की जगह क्या लिख सकती हूँ? AOD की जगह मैं लिख सकती हूँ B + 40। B की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली है, कितनी है? 90। तो ये हो जाएगा 90 + 40। ठीक है, यानी कि यहाँ से मेरे पास एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई है? 130 डिग्री। ये आ गई मेरे पास एंगल BOC की वैल्यू। ख़त्म कहानी। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है? अब मुझे ढूंढना है एंगल कौन सा? आपका BOD। तो देखो अगर मैं BOC और BOD को ऐड करूं तो दोनों मिलाकर फिर से एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो जिसमें से एक एंगल पता है, दूसरे को 180 से माइनस कर दो तो BOD आ जाएगा। बट मैं इसको लीनियर पेयर से नहीं कर रही हूँ, मैं इसको वर्टिकली से करना चाह रही हूँ। तो अगर मैं इसको वर्टिकली से करूँगी तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों पर्पल एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि ऐसा लिखा जा सकता है ना कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल आपका क्या? BOD लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि ये लोग भी एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली हैं। तो यहाँ क्या लिख देते हैं? एंगल AOC इक्वल टू आपका एंगल BOD, और इसका रीज़न हम क्या देते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, BOD तो आपको ढूंढना है। आपको क्या AOC की वैल्यू दी हुई है क्या? तो डायग्राम को देखो, एंगल AOC को ऑब्जर्व करो। क्या आपको डायरेक्टली एंगल AOC की वैल्यू दी हुई है? नहीं। हाँ, बट आपको ये तो दिया है कि AOC के बीच में आपको दो वैल्यूज दिख रही हैं, A और एक है 20। तो यानी कि ज़रूर AOC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A + 20। और A की वैल्यू तो ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके थे, वो लोग कितनी थी? 30 + 20 इक्वल टू एंगल BOD। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल BOD मेरे पास कितना डिग्री का आ गया है? 50 डिग्री का आ गया है। बॉक्स बना दो ताकि टीचर को देखते बराबर समझ में आ जाए कि हाँ भाई आंसर आ चुका है। तो दो डेटा बोले गए थे, BOC और आपका BOD आ गया। मैंने ये दोनों डेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से कैलकुलेट करके आपको दिया है। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये आंसर वर्टिकली के कंसेप्ट से आ सकता है, ये लीनियर पेयर के कंसेप्ट से भी आ सकता है। आप अगर लीनियर पेयर का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ना तो भी आ जाता। अच्छा, अब खैर अगर किसी को एग्जाम में ये डाउट हो कि मैम फिर हम पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, तो आप कुछ भी यूज़ करो, टीचर को आंसर से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट से आया है कि लीनियर पेयर से आया है। खैर, तीसरे एंगल की तरफ आते हैं। देखो तीसरे एंगल में बोला गया है रिफ्लेक्स एंगल POD। रिफ्लेक्स एंगल POD का मतलब ये है कि जो आपको डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम में आप POD एंगल को छोड़ दो। ठीक है, POD एंगल को छोड़ दो और POD एंगल को छोड़कर, ठीक है, जितना भी बचता है वो उसका रिफ्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, POD एंगल को छोड़ दो और जितना भी बचता है वो बेसिकली उसका रिफ्लेक्स कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स निकालते कैसे हैं? तो आपको जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने को बोले ना, आप पहले उस एंगल की वैल्यू निकाल लो। जैसे अभी यहाँ पे किसका रिफ्लेक्स निकालने को कहा है? POD का। पहले तो आप ढूंढो, पहले तो आप लोकेट करो कि POD एंगल भैया आखिर है कहाँ। तो देखो P फॉर पैरट यहाँ है, ये आप लोगों का O पॉइंट है और ये आप लोगों का D पॉइंट है। तो मतलब ये है POD एंगल। तो P से लेके D के बीच में ये है आपका POD एंगल। अब मुझे बताओ एंगल POD के बीच में आपको कितने, ठीक है, आप लोगों को कितनी वैल्यूज दी हैं? आपको एक A दिया है, एक B दिया है, एक 40 दिया है। मतलब P से D तक पहुंचने के बीच में एक A पता है, एक B पता है, एक 40 पता है। यानी कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एंगल POD की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो एंगल POD की वैल्यू होगी A + B + आप लोगों का कितना? 40। यही वैल्यू होगी। बिल्कुल डायग्राम देख के समझ में आ रहा है।
है ना। ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कितनी 30, बी की हम लोग निकाल चुके हैं 90 और ये है आप लोगों का 40 बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 160। बट ये तो पीओडी की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, रिफ्लेक्स ऑफ पीओडी पूछा है। तो रिफ्लेक्स ऑफ पीओडी कैसे निकालेंगे, मैंने जब इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी पहले दिन की क्लास उसी दिन बताया था। रिफ्लेक्स ऑफ पीओडी का मतलब ये होता है कि जो 360 डिग्री है उसमें से जो पीओडी की वैल्यू है वो माइनस कर दो, जो बचा कुचा आंसर है दैट बचा कुचा आंसर इज बेसिकली व्हाट आप लोगों का रिफ्लेक्स। तो यहाँ से रिफ्लेक्स आप लोगों के पास कितना आ गया 200 डिग्री, ये आप लोगों का क्या आ चुका है रिफ्लेक्स आ चुका है। ठीक है, खत्म हो गई यहाँ पे कहानी, डन। ये है आप लोगों का आंसर। तो इस तरीके से बड़े बड़े डायग्राम्स तुमको डराने के लिए दिए जाएंगे, बट अगर तुम अपने छोटे से ब्रेन का प्रयोग करोगे तो वो डायग्राम बेसिकली बड़े नहीं है, आप उससे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। चीज़ें आसान ही रहेंगी, कठिन नहीं रहेंगी। हाँ, बट आपको थोड़ा सा पेशेंटली ध्यान रखते हुए कैलकुलेशंस करना है, गड़बड़ी नहीं करनी। ऐसे हजारों कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं क्वेश्चंस के। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला मैं थोड़ा सा इजी लेती हूँ, ठीक है। एक कठिन हो गया ना, पहले 2-3 इजी लेंगे, फिर एक और कठिन की तरफ जाएंगे। ये देखो, आपको ये एक लाइन दी है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया है ए, यहाँ पे पॉइंट दे दिया है बी। ये आप लोगों ने एक दूसरी लाइन ले ली है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ले लिया है डी, यहाँ पे पॉइंट ले लिया है सी। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। मैंने नाम दे दिया, इस एंगल को मैंने कह दिया स्मॉल ए, इसको कह दिया स्मॉल बी, इसको कह दिया स्मॉल सी, इसको कह दिया स्मॉल डी। अब जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा आपको ये दिया है, अगेन A:B का रेशो आपको दिया हुआ है 4:5। अब आपको ये बताना है कि टू फाइंड आपको ये करना है, ठीक है। क्या करना है आपको टू फाइंड, ए क्या है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है। ये पूरा का पूरा आपका टू फाइंड है, डन। ये पूरा का पूरा आपका टू फाइंड है। खैर, अब कैसे करेंगे, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछले एग्जाम्पल में बताया, एग्जैक्टली वैसे ही। सबसे पहले तो आपको जो रेशो दिया है, आप उस रेशो से पहले कॉमन फैक्टर में आ जाओ। यानी कि आपको गिवन इन्फॉर्मेशन ये दी है कि A/B इक्वल टू कितना होता है 4/5। ये आप लोगों के पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लीजिए, कॉमन फैक्टर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, लेट कॉमन फैक्टर बी आपका x बराबर, ठीक है। अच्छा, कॉमन फैक्टर अगर ले लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4x और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5x। फिर अब क्या करें, और तो कुछ तो दिया नहीं है और टू फाइंड ढेर सारा बोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहली बात तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्वेश्चन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्वेश्चन में दो ही कंसेप्ट लग सकते हैं, या तो वो पैरेलल मतलब सॉरी या तो वर्टिकली अपोजिट या तो लीनियर पेयर। अब वर्टिकली अपोजिट डायरेक्टली नहीं लगाना, पहले क्या करना, थोड़ा सा सोचना, ठीक है, दिमाग लगाना। अच्छा, दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग अगर हमने लगाया, हमने सोचा वर्टिकली अपोजिट लगा के देखो, तो वर्टिकली अपोजिट क्या कहता है, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन किसका वर्टिकली अपोजिट होगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं डायग्राम को देखती हूँ तो ए और सी आपस में वर्टिकली है। अगर ए को 4x कहा जाता है ना, तो सी भी आपका क्या होगा 4x डिग्री होगा। अगर बी को 5x डिग्री कहा जाता है तो जो डी होगा वो भी आप लोगों का क्या होगा 5x डिग्री होगा। ये एग्री करते हो, बिल्कुल राइट। एक दूसरे के लोग अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं और वैल्यू तो कुछ आई नहीं। यानी कि वर्टिकली इससे सिर्फ इतना पता चल रहा है कौन किसके इक्वल है, सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। फिर क्या करें, लीनियर का कंसेप्ट लगाओ। तो लीनियर का कंसेप्ट लगाने के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन देखनी पड़ती है कि क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन कहाँ है। वैसे तो वहाँ 2 स्ट्रेट लाइन है, तुम्हें जो अच्छी लगती तुम उसको ले लो। मुझे सी डी अच्छी लग रही है एज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मुझे सी डी अच्छी लग रही है एज अ स्ट्रेट लाइन। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखना है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन के नीचे देखना है। मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर देख रही हूँ, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से अगर मैं व्यू कर रही हूँ तो मुझे 2 एंगल्स दिख रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। दोनों की वैल्यूज पता है मुझे, बट अभी वैल्यूज पे बात मत करो, सिर्फ 2 एंगल्स मुझको दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 एंगल्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पहले हमने ऐसा लिख दिया कि सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन है आप उस पर लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा दीजिए। आपको 2 एंगल्स दिख रहे हैं, दोनों एंगल का नाम क्या है,
एक का नाम है COA और दूसरे का नाम है DOA। तो COA, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा आप लोगों का एंगल DOA इक्वल टू कितना 180 डिग्री। COA की वैल्यू कितनी दी हुई है A, और जो DOA है उसका क्या दिया हुआ है B इक्वल टू 180। ना मुझे A पता है ना मुझे B पता है, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे केस में हमने ऊपर लिखा है A की वैल्यू 4x, B की वैल्यू 5x इक्वल टू बोलिए कितना 180 डिग्री। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बट ये x की वैल्यू आई है। अब क्या करें? तो x की वैल्यू को वापस से a में पुट करो ना, तो a और b की वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो a आपको कितना दिया हुआ है 4x, x की वैल्यू कितनी है 20, आपने वापस से पुट किया, आंसर वुड बी 80 डिग्री। b आपको कितना दिया हुआ है b इज 9x, आपने x की जगह क्या पुट किया 20, आपका आंसर वुड बी व्हाट ना, एक मिनट 9x कहाँ से आ गया, सॉरी b की वैल्यू 5x है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या पुट किया 5 पुट किया, आंसर वुड बी व्हाट आपका 100। आपको a भी मिल गया b भी मिल गया, बट क्वेश्चन में तो उसको चारों चाहिए, a भी चाहिए b भी चाहिए c भी चाहिए d भी चाहिए। तो अब क्या करें? इस क्वेश्चन को फिर से फर्दर अगेन वर्टिकली के अकॉर्डिंग लीनियर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है, बट काय को बार बार सॉल्व करना? वर्टिकली का कंसेप्ट लगाओ ना, ज़्यादा आसान है। ए का वर्टिकली आपको कौन दिख रहा है सी दिख रहा है, बी का वर्टिकली कौन दिख रहा है डी दिख रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हेयर आपका जो ए है वो किसके बराबर है सी के बराबर है। अगर ए 80 डिग्री का है तो सी भी 80 डिग्री का होगा। बी किसके बराबर है डी के बराबर है। अगर बी 100 डिग्री का है तो डी भी 100 डिग्री का होगा, और इसका रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमारा क्वेश्चन खत्म। हाँ, बस लास्ट लाइन तुमको लिखनी पड़ेगी कि देयरफॉर द मेजर ऑफ, ठीक है, द मेजर ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कितना, ए और बी का 80 कॉमा 100 कॉमा 80 कॉमा 100 रिस्पेक्टिवली। ये ऐसी लास्ट लाइन। तो कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का अगर क्वेश्चन है तो दो ही कंसेप्ट लगेगा, या तो वर्टिकली या तो लीनियर पेयर, खत्म। उसके अलावा कोई नया कंसेप्ट आप लोगों की लाइफ में नहीं आएगा। जो नए कंसेप्ट आते हैं वो कहाँ आते हैं, पैरेलल वाले केस में, बट अभी हम लोग पैरेलल वाला पढ़ने के हैं, ठीक है। चलो एक और इजी क्वेश्चन उठाओ फटाफट। इजी क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आ जाते हैं। देखो ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये ऊपर में जो आपको डायग्राम है यही सेम डायग्राम आपको अगेन एक लाइन दी हुई है, इस लाइन का नाम दिया है L1, आपको एक दूसरी लाइन दी हुई है, इसका नाम दिया हुआ है L2। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। देन खैर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दिया मैंने नाम दे दिया है कि ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये वाला एंगल C है, ये वाला एंगल D है। डन हो गया, ठीक है। अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन देखो क्या दी हुई है। गिवन में इफ का मतलब होता है गिवन। आपको A की वैल्यू दी हुई है कितनी 35 डिग्री। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर A की वैल्यू 35 डिग्री है तो जाओ जाकर B कितना होगा, C कितना होगा, D कितना होगा, ये फाइंड करो। ये तो ऊपर वाले से भी आसान सवाल है, ऊपर वाले से भी आसान। उसमें तो खैर रेशो वेशो दिए थे, कॉमन फैक्टर वगैरह निकालना था, तो वो तो अलग थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो गया, तो उससे भी आसान है। साफ साफ दिख रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन वर्टिकली के अकॉर्डिंग होगा या तो क्वेश्चन लीनियर के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो अभी एक एंगल की तो बल्कि आपको वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 35 डिग्री। तो यहाँ तो आप सीधा सीधा वर्टिकली का क्वेश्चन लगाओ। वर्टिकली का अगर क्वेश्चन लगाओगे तो ए का वर्टिकली कौन दिख रहा है सी, सीधा लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या दे देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म लिखोगे तुम। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी हुई है 35 डिग्री इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए आपको 35 डिग्री दिया है तो वहाँ बाजू में लिखना गिवन, ठीक है, बाजू में लिखना गिवन कि अचानक से ए की वैल्यू कहाँ से आई, तो रीजन देना गिवन। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री, है ना। हमें एंगल सी की वैल्यू पता चल गई, यही तो क्वेश्चन में पूछा भी था। लेकिन उसने अब ए और सी के अलावा बी और डी भी तो पूछा है। ना मुझको बी पता है ना मुझको डी पता है।
अगर बी पता होगा तो वर्टिकली से डी आ जाएगा, अगर डी पता होगा तो वर्टिकली से बी आ जाएगा। मुझको तो कुछ भी नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूं? तो अब अगेन वापस से घूम फिर के तुम्हारी कहानी कहाँ पे आ जाएगी? दो ही कंसेप्ट होते हैं, वर्टिकली या तो लीनियर। वर्टिकली से हो नहीं रहा है ना, तो बचा कौन? लीनियर। तो अब लीनियर लगाओ। तो देखो दो लाइंस दी हैं L1 और L2, दोनों ही स्ट्रेट हैं, आपको जो पसंद है आप वो ले लो। इस बार अपन L1 लेते हैं। अच्छा मैं तो हर बार ही वही लेती हूँ क्या? चलो इस बार L1 ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं कि लाइन L1 इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया कि लाइन L1 जो है वो हम लोगों की स्ट्रेट लाइन है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम L1 के या तो ऊपर देखो या तो तुम L1 के नीचे देखो। जनरली स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी आई साइट ही होती है ना, सबसे पहले हमारी नज़र ऊपर जाती है, सबसे पहले हमारी नज़र राइट साइड जाती है क्योंकि हम लोग राइट हैंडेड होते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोग। तो मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तो लाइन L1 के ऊपर, अच्छा L1 है कि L2 लिए इस बार? L1 के ऊपर आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? दो, एक का नाम B, एक का नाम A। दोनों को जोड़ दो, जोड़ के बराबर बोलो कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे? लीनियर पेयर। हमेशा रीजन आपको देते हुए चलना है कि आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो, कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है, ये सब। क्या तुम्हें बी पता है? नहीं। क्या तुम्हें ए पता है? वो तो क्वेश्चन में पहले से दिया था, तो ए की जगह मैंने लिख दिया 35 इक्वल टू 180। अब क्योंकि ए की जगह 35 लिखा है तो रीजन क्या देंगे? गिवन। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 35। अच्छा अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 145 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 145 डिग्री। ए आ गया, ए भी आ गया आप लोगों का। अच्छा ए नहीं, एक मिनट मैंने एरर कर दिया, लेट मी करेक्टेड। ये आपको बी थोड़ी ना गिवन है, एक मिनट। ठीक है, तो आपको ए पहले से दिया था, बी आ गया, सी आ गया, डी बच गया है। बट हम तो जानते हैं कि एंगल बी और एंगल डी ये एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, तो देयरफॉर यहाँ से एंगल डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 145 डिग्री। लास्ट लाइन में तुम्हारे लिखने के लिए छोड़ रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो इस तरीके से हमने सब कर लिया, हमें जो जो पूछा गया था हमने वो सब कुछ निकाल लिया है। ठीक है, सब कुछ मतलब सब कुछ, हमारा काम खत्म। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। लेट्स से ये हो गई आपकी एक स्ट्रेट लाइन, इसको नाम नहीं दिया। इस बार एक एरो, एक लाइन हमने ऐसी बना ली, ठीक है। एक लाइन इस बार हम लोगों ने, अरे यार एक मिनट, ठीक है बराबर है, एक लाइन हमने ऐसी बना ली, बराबर। इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया E और इसको नाम दे दिया B। ये आपको कितना दिया है? 5y। ये वाला आपको कितना दिया है? 2y। ये वाला आपको कितना दिया है? 5y। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? क्वेश्चन में जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी, सीधा सीधा बस इतना पूछ लिया है, यहाँ पर डायग्राम दिया है, सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिए, और पूछ लिया है कि जाओ जाकर जरा इस y की वैल्यू तो फाइंड करो। ये लो, ये सवाल पूछ लिया है। अब क्या करें? पहले वाले जो आपने क्वेश्चन दिए थे मैडम, उसमें आपने रेशो दिया था। सेकंड वाला जो आपने क्वेश्चन दिया उसमें भी आपने रेशो दिया। थर्ड वाले में तो आपने वैल्यू ही दे दी। और इस बार तो आपने ऐसी नाइंसाफ़ी की है कि इस बार तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो हम बेचारे बच्चे कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल किया जा सकता। अगर क्वेश्चन आपको दिया है आपके टीचर के द्वारा पेपर में, तो आप ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, वो सॉल्व होने के लिए ही वो क्वेश्चन तुम्हारे थाली में आया है। सॉल्व नहीं होगा ऐसा तो सोचना भी मत। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। देखो अगेन मैं वही प्रवचन दूंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब दो ही कंसेप्ट पॉसिबल हो सकते हैं वहाँ पे, या तो चीज़ें वर्टिकली लगाओ या तो लीनियर पेयर लगाओ। अब देखो कई लोगों का दिमाग इस तरफ जा रहा होगा कि लीनियर पेयर लगाते, चल लीनियर पेयर। तो यार अगर तुम लीनियर पेयर लगाओगे ना तो आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इस डायग्राम में मिसिंग है। लीनियर पेयर लगाने के लिए भाई कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर
तो क्या करें, तो पहले वर्टिकली लगाते हैं। ये आपको सोचना सीखना पड़ेगा कि पहले क्या कंसेप्ट लगाऊं मैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ कोई वर्टिकली वाला केस दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको कोई वर्टिकली वाला केस दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा। अगर आंखों को अच्छे से फाड़ फाड़ के देखो तो बिल्कुल दिखेगा। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल मैं इसको शेड कर देती हूँ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के वर्टिकली हैं। ये दिख रहा है? हाँ है, दिख रहा है ना। तो ये भले ही आपको नहीं दिया है, बट दिस इज ऑल्सो 2y, क्योंकि अगर वो 2y है तो ये भी 2y होगा। समझ रहे हो? ये भी आपका 2y होगा। बढ़िया, बस खत्म। वैसे और भी वर्टिकली के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि ये ग्रीन वाली देखो मेरी शेडिंग, अपन फ्लावर बना रहे हैं, इसका वर्टिकली बोलो कौन है? इसका वर्टिकली मैडम ये वाला है। आपको दिया नहीं है, बट वो भी आपका 5y होगा, है ना। अच्छा, ये वाली देखो, ये रेड वाली शेडिंग और ये वाली रेड वाली शेडिंग, ये भी आपस में वर्टिकली होंगे। क्लियर है? तो देखो, इतने सारे वर्टिकली से मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे कोई बस एक वर्टिकली ढूंढ के बता दो। तुमने तो वैसे मुझे सारे ढूंढ के दे दिए, अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, सारे लिख भी देते हैं, क्या जाता है, मार्क्स ना कटेंगे सारे लिखने में। बताओ कौन किसका वर्टिकली है? अच्छा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज O। बताइए, एंगल BOE, इसका वर्टिकली बोलो कौन है? BOE का एंगल AOD। AOD कितना दिया हुआ था? 2y, तो BOE भी कितना होगा? 2y। अच्छा गुड। अब मुझे एक बात बताओ, गिवन में और क्या दिया है? एंगल EOF। एंगल EOF, इसका वर्टिकली कौन है? इसका वर्टिकली है एंगल DOC। EOF 5y है, तो DOC भी आप लोगों का 5y होगा। आपको और क्या गिवन में दिया है? एंगल BOC, इसका वर्टिकली कौन है? एंगल AOF, और ये भी आपको कितना है? 5y। इन तीनों के एक ही रीज़न है, वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैडम हमें इतना सारा तो लिख लिया, लेकिन अब हमें अभी तक y की वैल्यू पता नहीं चली। हम क्या करें, क्या स्टेप्स लें कि y पता चल जाए? अगेन एक ही प्रवचन, इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हैं तो दो ही कंसेप्ट पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वर्टिकली का या तो लीनियर का। वर्टिकली तो लगा चुके हैं, पूरी तरीके से लगा चुके हैं, कुछ नहीं मिला। अब लीनियर लगा कर देखो। तो किसी को भी आप अपनी स्ट्रेट लाइन ले लो, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है ना। किसको लें? AB को अपनी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं लिख देती हूँ कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लेने का मकसद यही होता है कि हम उसके ऊपर कौन सा कंसेप्ट लगा सकें? लीनियर पेयर का। अब मुझे या तो तुम AB के ऊपर देखो या तो तुम AB के नीचे देखो। मैं AB के ऊपर देख रही हूँ, तो मुझे टोटल 3 एंगल्स दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो तीनों एंगल्स को अगर ऐड किया जाए ना तो 180 आ जाएगा। लेकिन पहले तीनों एंगल्स का नाम लिखो। पहले वाले एंगल का नाम क्या है? BOC। दूसरे का नाम क्या है? COD। तो ऐसा लिखो पूरा प्रॉपर, एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस तीसरे एंगल का नाम क्या है? AOD। तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ जाना है? 180। यही कंसेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन का। BOC कितना दिया है? 5y। उसके बाजू वाला भी कितना दिया है? 5y। उसके बाजू वाला कितना दिया हुआ है? 2y। और इक्वल टू कितना? 180। अच्छा, यहाँ पे रीज़न लिखना मत भूलना, लीनियर पेयर। मैं आपको शॉर्टकट दे रही हूँ। 5y 5y 2y कितना हो जाने वाला है? ये हो जाएगा आपका 12y इज इक्वल्स टू कितना है? 180। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास? 15। इसके ऊपर डिग्री मत लगा देना प्लीज़, हाँ। डिग्री लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि y हमारा कोई एंगल नहीं था, y एक जस्ट रैंडम कॉमन फैक्टर था। तो ये y की वैल्यू आ गई, और बस आखिरी लाइन लिख देना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज 15। अब हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन आपसे ऐसा ना पूछते हुए, y की वैल्यू ना पूछते हुए, वो आपसे ये पूछे फाइंड एंगल AOD। तो अगर तुम्हें y मिल चुका है ना, तो तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, तुम्हारी दुनिया बहुत ही सुखी है। क्यों? क्योंकि एंगल AOD कितनी क्या है? एंगल AOD 2y है। तो जब y मिल गया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगल AOD आ गया। तो बेसिकली आप टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी एंगल फाइंड करने को कहे, अगर आपका y आ चुका है इट मीन्स आपका सब कुछ आ गया है। ठीक है, आपने सब कुछ पता कर लिया, आपका सब टू फाइंड वो फाइंड सब डन हो गया। बराबर, ठीक है। और एक आधी क्वेश्चन करते हैं, चलो
जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे मुझे करते हुए उतना शायद तुम्हारी थिंकिंग मेंटल एबिलिटी बढ़े कि अच्छा ये इंसान ऐसे कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें क्वेश्चन करने को दिए जाएं तब तुम उस तरीके से परफॉर्म कर सको। ये आप लोगों को 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दी गई हैं ओ पॉइंट पर, है ना, ये आपको ओ पॉइंट दिया है। अच्छा, एक लाइन और बना दी जाए, कहाँ से बना दी जाए, ये बना दी गई, एक लाइन यहाँ से और बना दी गई, ठीक है। नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया है आपने कितना 2C, इसको नाम दे दिया है 4 टाइम्स ऑफ कितना B, बराबर। अच्छा, इस वाले को नाम यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 75 डिग्री, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट T, इसको नाम दे दिया है B और इसको दे दिया है A। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे एंगल्स हैं। खैर, गिवन है क्या कुछ? हाँ, इस बार गिवन है एंगल POT, इसकी वैल्यू आपको दी है 75 डिग्री, ये आपका गिवन है। और आपको इस बार जो चीज़ टू फाइंड करने को कही गई है वो है A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो गिवन आपको दिया है, सबसे पहले ना अपनी थाली में देखा करो कि तुम्हारी थाली में क्या क्या है। बाजू वाले की थाली में मत देखा करो कि टू फाइंड क्या करना है, क्या दिया है। पहले जो गिवन है, पहले उस गिवन इंफॉर्मेशन पे अपनी नजर डालो। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एंगल POT 75 डिग्री है। अच्छी बात है, वो तो वैसे भी डायग्राम में दिया है। ये देखो ना, P से लेकर O से लेकर T, ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 75 डिग्री दी हुई है, बराबर। ओके, दैट्स गुड। अब ABC ढूंढना है। देखो, 2 कंसेप्ट हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के, या तो लीनियर पेयर या तो वर्टिकली, बस खत्म कहानी। और क्या हो सकता है? ठीक है, अभी क्या करें, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के देखें। आप किसी को भी अपनी स्ट्रेट लाइन मान लो जो एक्चुअली में स्ट्रेट है, ऐसी अपनी मर्जी से किसी को भी स्ट्रेट लाइन नहीं ले लेना। स्ट्रेट लाइन कौन है यहाँ पे? क्या करें। अब देखो, अगर मैं RS को अपनी एक स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, RS इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं ऐसा लेती हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं RS के या तो ऊपर देख के लिख सकती हूँ, या तो मैं RS के नीचे एंगल्स वाला कंसेप्ट लगा सकती हूँ। अगर एक बात बताओ, RS के ऊपर देखोगे तो तुम्हें 2 एंगल्स दिए, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है 2 टाइम्स ऑफ C, बराबर 2 ही एंगल है, एक है A और दूसरा है 2 टाइम्स ऑफ C। क्या वो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर लगाना आपके लिए कोई फायदेमंद है क्या? कहीं से भी नहीं, क्योंकि ना तुम्हें A पता है ना तुम्हें C पता है। जब दोनों ही नहीं पता है तो भाई कैसे कैलकुलेशन करोगे? इसलिए RS के ऊपर, ठीक है, अपर साइड में लीनियर पेयर का कंसेप्ट मत लगाओ, RS के नीचे देखो। यही काम होता है ज्योमेट्री में कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि किस तरफ कंसेप्ट लगाएं और किस तरफ कंसेप्ट हम नहीं लगाएं, समझ रहे हो? ये सोचना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। इसीलिए कोई रटा रटाया मैथड आपको मैं नहीं दे सकती कि इस रटे रटाए मैथड से आपके पास दुनिया के सारे सवाल बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, खोपड़ी चलानी पड़ेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप ऐड करो, तो RS के नीचे ऐड करोगे तो RS के नीचे टोटल 3 एंगल्स है। पहले वाले एंगल का नाम क्या है? ROP, दूसरे वाले का POT, तीसरे वाले का TOS। तीनों को उठा के ऐड करके बोलो कितना 180। रीजन आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, लीनियर पेयर। ROP कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ B। POT ये कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। TOS ये आपको कितना दिया है B इक्वल टू बताइए कितना 180। अब अगर मैं यहाँ से ऐड करूँ लाइक टर्म्स को तो ये हो जाएगा 180 माइनस 75, है ना, यानी कि यहाँ से 5B इज इक्वल्स टू 105 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से B की वैल्यू आ गई 21। ये B की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला था? A भी ढूंढना है, B भी ढूंढना है, C भी ढूंढना है। अभी तो हमने सिर्फ B ढूंढा, अब C कैसे ढूंढे? कंफ्यूजन, ठीक है। तो देखो, जहाँ मैंने कहा कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, PQ भी एक स्ट्रेट लाइन थी, बट PQ के अगर ऊपर देखते तो 2 एंगल्स थे 4B और 2C, दोनों ही नहीं पता, कैसे सॉल्व होता क्वेश्चन? PQ भी एक स्ट्रेट लाइन थी, आप उसके नीचे देखो 3 एंगल थे, एक था 75, एक था A, एक था B, दोनों ही नहीं पता, ना A पता है ना B पता है, ना ही A इक्वल टू 4x ना ही B इक्वल टू 3x, ऐसा भी नहीं दिया है।
तो इसीलिए दिमाग लगा के हमें बहुत ही शातिर तरीके से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर लगाना होता है जिसपे लीनियर पेयर लगाकर एक्चुअली में खुद 2 फाइंड हो जाए। अदरवाइज 8 लीनियर पेयर के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे तो क्या 8 में लगाते बैठोगे क्या? सोचना पड़ता है। खैर, बी आ चुका है। व्हाट अबाउट आप लोगों का सी? क्या करें? तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को आप लीनियर पेयर से भी कर सकते हो। अगर देखो कि आप कौन सा लीनियर पेयर लगाएं, बी पता है, ए निकल जाए, तो आप कर सकते हो, नो डाउट। बट थोड़ा सा हम लोग अच्छे बच्चे बनते हैं। देखो 4B ये आपको एक एंगल दिया है और सामने में ए ये आपको एक एंगल दिया है। क्या ये दोनों आपको एक दूसरे के वर्टिकली दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। यानी कि एंगल POR और एंगल SOQ ये बेसिकली एक दूसरे के क्या है बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बस खत्म कहानी। तो आपके पास POR कितना दिया हुआ है? 4 टाइम्स ऑफ B। और आपके पास SOQ एंगल कितना दिया हुआ है? उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा चलो लिख लेते हैं A। B की वैल्यू कितनी है? 21 बराबर। तो B की जगह अगर मैं 21 पुट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 × 21 यानी कि 84। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ गई? 84। A म्हणजे कौन? A ही तो ढूंढना था। यानी कि देयरफॉर A इक्वल टू कितना है? 84 डिग्री। A भी आ गया, B भी आ गया। अब क्या बचा? C के बारे में क्या करें? सोचो। तो देखो RS जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, हमने पहली बार जब लीनियर पेयर लगाया तो उसके नीचे लगाया, ऊपर के तरफ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैडम ना हमको A पता था ना हमको C पता था। लेकिन अब तो आपको A पता चल चुका है ना, अब तो आप लगा सकते हो ना उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगाइए। क्या हो जाएगा? RS इज ए स्ट्रेट लाइन। RS के ऊपर कितने एंगल्स हैं? 2 एंगल्स हैं। डायग्राम देखो। एक का नाम क्या है? ROQ और दूसरे का नाम है QOS। बराबर। लगा दो इस पे आप कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन वाला। क्या हो जाएगा? एंगल ROQ प्लस एंगल QOS इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। रीजन हमने वहां पे क्या दे दिया? लीनियर पेयर। ROQ ये कितना है? 2 टाइम्स ऑफ C। QOS कितना दिया हुआ है? A फॉर एप्पल इक्वल टू 180। अगर आप पहले लीनियर पेयर लगाते तो आप खुद सोचो ना, आपको A पता है ना आपको C पता है। बट नाउ आपको A की वैल्यू पता है। कितनी आई है ऊपर? 84। तो यहाँ पे आप A की जगह लिखेंगे 84, यहाँ पे आएगा 180। तो 2 टाइम्स ऑफ C इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 84। ठीक है, माइनस कर दो। 2 टाइम्स ऑफ C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 96। देयरफॉर C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास? एक मिनट में 38 लिखने वाली थी, 48। लास्ट लाइन लिखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना इतना। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न हो सकता है क्या? एक इंसान अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकता है, अलग अलग आंसर्स निकाल सकता है। फिर तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग लगाना होगा। खैर, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस में लेते हैं, फिर इस चीज़ को हम लोग ओवर करते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, अभी मैंने कर करके आपको दिखाया ना, अब इसके बाद आपको मुझको करके दिखाना होगा। ग्रुप में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर पर्सनली जैसा भी है तुम्हें क्वेश्चंस मैं दूंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हें मुझे करके दिखाने होंगे कि देखो इसमें इतना आता है, इसमें इतना आता है, इसमें इतना इतना आता है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों की एक लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद ये मिड से एक और लाइन बना लेते हैं। ओके, नाम देने की तो चलो खैर ज़रूरत नहीं है। इसको दे दो आप अपना B, इस एंगल को B, इस एंगल को A, इस एंगल को F, इस एंगल को E, इस एंगल को D, इस एंगल को C। बराबर। चलो गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। A की वैल्यू आपको दी हुई है 50 डिग्री, B की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसमें ऑब्वियस है, समझ ही गए होगे तुम, एकदम शातिर बच्चे हो। C ढूंढना है, D ढूंढना है, E ढूंढना है, F ढूंढना है। बड़े सोल्यूशन की तरफ। अगेन मेरा एक ही प्रवचन, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 2 ही कंसेप्ट पॉसिबल हो सकते हैं। या तो वो आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वहाँ पर, या तो वहाँ पर आप लोगों का लीनियर पेयर का कंसेप्ट होगा। खत्म बात। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको 2 एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 डिग्री,
और बी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 90 डिग्री। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स को फीलिंग आती है, वो एक्चुअल में डी लेकर देखते हैं कि ये सही में 50 डिग्री है, ये सही में 90 डिग्री है। ऐसा कार्य मत करना, वो एक्चुअल में उतनी डिग्रीज नहीं होंगी, सिर्फ डायग्राम में बनाया जाएगा। अब जैसे बुक में ताजमहल अगर बनाकर दिया है कि दिस इज अ ताजमहल, तो क्या एक्चुअल में ताजमहल इतना छोटा होता है क्या? नहीं ना, वो उसकी सिर्फ एक छोटी इमेज होती है। तो ये वैसे एक रफ एस्टिमेशन है, एक्चुअल डी लेके काम मत करना, ठीक है। इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉपी में जब उनको डायग्राम बनाना होता है तो सही में 90 बनाते हैं, फिर सही में 50 बनाते हैं, मतलब उनका तो 10 मिनट डायग्राम बनाने में ही निकल जाता है। तो आपको एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना है, आपको जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया है, जो डेटा दिया है उसको लिखना है, ठीक है। वो सही में 90 है कि नहीं है, ऐसा डिटेक्टिव गिरी करना नहीं, ठीक है। चलो पहले वर्टिकली का कंसेप्ट लगा लेते हैं। फटाफट अपनी तेज तर्राट आंखों को इस्तेमाल करो, देखकर बताओ ए का वर्टिकली कौन है। कैसे देखेंगे वर्टिकली? ए के सामने का एंगल कौन है ढूंढो। अरे वाह, पकड़ में आ गया। ए के सामने तो कौन है? डी। तो लिखना एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है। तो एंगल ए आपको कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल डी भी आपका कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अच्छा, एंगल ए बराबर डी का रीजन क्या आएगा यहाँ पे देना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो आंसर आ चुका है उसको इस तरीके से बॉक्स में डाल देना। फिर आगे बताओ, बी का वर्टिकली आपको कौन दिया हुआ है, वो फटाफट ढूंढो। बी का वर्टिकली, तो बी से स्ट्रेट लाइन देखिए। अरे वाह, बी का वर्टिकली तो कौन है? ई है। तो हमें तो ई भी मिल गया। तो क्या लिखेंगे? एंगल बी बराबर एंगल ई। इसका रीजन भी आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और देयरफॉर यहाँ से आपके पास एंगल ई की वैल्यू आ गई कितनी? 90 डिग्री। तो जो 4 डेटा पूछे गए थे, 4 में से 2 डेटा तो तुम निकाल चुके हो। तुम डी भी निकाल चुके हो, तुम ई भी निकाल चुके हो। अब बात आती है सी और एफ को निकालने की। तो देखो, सी और एफ ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली हैं। अगर आपने एफ निकाल लिया तो आपका सी आ गया, अगर आपने सी निकाल लिया तो आपका एफ आ गया। बट ना तो अभी आपको सी पता है, ना तो आपको अभी एफ पता है। फिर अब हम उसको कैसे करेंगे? तो सोचिए, ऐसी कौन सी आप स्ट्रेट लाइन लो जिस पे आप लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा सको। खैर, यहाँ पे किसी लाइन का कोई नाम नहीं दिया है, तो हम भी कोई नाम नहीं लिखेंगे लाइन का। बट अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और मैं कह रही हूँ ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मैंने ऐसा लिख दिया, तो कोई बात नहीं है, लिख सकते हो। नाम अगर आप देना चाहो तो आपकी मर्जी, आप दे दीजिए। तो यहाँ लिख दिया ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सीधा सीधा एक ही हिसाब किताब होता है, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाओ, बराबर, बस यही हिसाब किताब होता है उसका। तो अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं उसके ऊपर लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाऊंगी तो या तो ऊपर की तरफ लगाओ या तो नीचे की तरफ, तुम्हारी मर्जी। मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। तो ए बी के ऊपर आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? टोटल 3, ए बी सी, तीनों को ऐड करके बोलो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यही तो कंसेप्ट होता है ना लीनियर पेयर का, और क्या होता है? बस यही तो छोटा सा कंसेप्ट है। ए की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दी हुई थी, बढ़िया है, कितनी? 50। बी की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दी हुई है 90। सी आपको नहीं दिया है और वही आपको ढूंढना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 140 प्लस आपका सी इक्वल टू 180। तो देयरफॉर यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास? 40 डिग्री, बराबर, खत्म सवाल। अच्छा, लेकिन अभी एक एंगल तो बच गया है ना। सी निकाल लिया, डी निकाल लिया, ई निकाल लिया, एफ बाकी रह गया। एफ के बारे में क्या कहना है? तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। क्या रीजन देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सी की वैल्यू 40 डिग्री है, सो देयरफॉर एंगल एफ इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 40 डिग्री। डन। लास्ट लाइन तुम लिखोगे। ये चारों हमने लिख के दे दिए और चारों डेटा हमारा आ गया। अब आज की जितनी भी क्लास हुई, उस पूरी क्लास में मैंने सिर्फ 2 ही कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया है। मैंने या तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल किया है, या तो मैंने एक लीनियर पेयर वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने कोई कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर तुम्हारे ब्रेन में ये सब चीज़ें भी हैं, 90 क्या कहते हैं, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, छोटी क्लासेस की, तो उसको बचा के रखो आगे आने वाली क्लासेस के लिए। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखे तो यही 2 कंसेप्ट्स लगेंगे। हाँ, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, किस पे लगाना है, इस पे क्यों नहीं, उस पे क्यों नहीं, गिवन क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा, बराबर। अगर आप वो नहीं सोच सकते या सोचना नहीं चाहते
तो फिर सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी ओवर करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों की अच्छी खासी बातचीत होगी। कल की क्लास में हम लोग अगेन थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लीनियर पेयर का प्रयोग करते हुए लेंगे या फिर रिफ्लेक्स वाले पे लेंगे, है ना, मतलब और थोड़े बहुत सवाल प्रैक्टिस में लेंगे। और कल की क्लास में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने के बाद फिर तुम जो नेक्स्ट डे की क्लास होगी यानी कि परसों, उसके दिन से फिर तुम बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट बन जाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके मुझको देने के लिए। ठीक है, ओके। तो कल की क्लास में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, फिर बारी आएगी तुम्हारी कि तुम कितना कर करके दिखा पा रहे हो। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अभी मैंने जितने भी सवाल लिए ये सारे सवाल कैसे थे, ये सारे सवाल इस टाइप के थे कि वैल्यूज़ आपको या तो गिवन दी हुई हैं और आपको से वैल्यूज़ ही वो पूछ रहा है। अब पता है क्या, इसी चैप्टर में आपको दूसरी कैटेगरी के भी सवाल मिलते हैं जिसमें आपको कुछ काम शो दैट टाइप का रहता है, प्रूव दैट टाइप का रहता है। वो काम सबसे ज़्यादा कठिन होता है, मैं बता दूं। उसमें एक इंसान को अपने दिमाग को एकदम अच्छे से निचोड़ना पड़ता है कि अरे यार क्या लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, प्रूव दैट, समझ लो, वो सबसे ज़्यादा कठिन काम वही होता है। खैर, तो फिलहाल अभी मैं एकदम से कठिन चीज़ तुम्हारे ऊपर नहीं डाल रही हूँ। पहले मैंने तुम्हें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से वाले करवाए हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपसे करवा दिए हैं। कौन से वाले? वैल्यू फाइंड करने वाले। कल भी हम वैल्यू फाइंड करने वाले करेंगे, फिर मैं तुमसे उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और फिर जब हमको ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अरे वाह, ये लड़का या ये लड़की तो सीख गया वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे शो दैट टाइप के सवालों में। फिर जाके तुम कह सकते हो बड़े गर्व से कि मेरा एक सेक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर का ख़त्म हुआ है, सिर्फ एक सेक्शन। अभी नेक्स्ट सेक्शन आने का है जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स रहेंगे, उनके कन्वर्स रहेंगे, उनके टू फाइंड वाले क्वेश्चंस रहेंगे और उनके शो दैट वाले भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बट इस पॉइंट से ही अगर अपना दिमाग चलाना धीरे धीरे शुरू करोगे तो तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़